कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो माइंड है वो उसका ग्रोथ ने एक बहुत बड़ा शार्प टर्न लिया है जब हम लोगों ने सिविलाइजेशन बनाया। मतलब बाकी सब एनिमल्स जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं या तो अकेले रहते हैं, और आदमी ने अपने आप को थोड़ा और बड़ा ग्रुप बना लिया बाकी। तो इस ग्रुप को बोलते हैं सिविलाइजेशन। लेकिन हम लोगों का अंदर का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो एनिमल की तरह है। तो एक पार्ट तो एनिमल की तरह काम करता है, दूसरा पार्ट काम करता है थोड़ा सा समझदार। तो उसी की वजह से दो तरह की थॉट प्रोसेस दिमाग में चलती है, दो टाइप की थिंकिंग होती है, एक स्लो एक फास्ट। तो स्लो वाली जो है वो जहां पर यूज होनी चाहिए वहां पर भी फास्ट यूज होती है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है आपको कि कौन सा करियर चूज करें या कैसी वाइफ के साथ जिंदगी जिए, इसके लिए डिसीजन आना चाहिए हम लोगों का स्लो वाले से। प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग सब चीजें होना चाहिए। लेकिन आता कहाँ से है? एनिमलिस्टिक। हम खाली शक्ल देखते हैं और मन में एक तरह का फीलिंग आना शुरू हो जाता है। तो ये जो बायस है इसको जानने से हम लोगों का वो मिस्टेक कम हो जाएगा। जहां पर फास्ट थिंकिंग को यूज होना चाहिए वहां पर फास्ट होगा, और जहां पर स्लो होगा हम लोग को पकड़ में आ जाएगा कि हम लोग स्लो की जगह पर भी फास्ट थिंकिंग यूज कर रहे हैं, गलत दिमाग का यूज कर रहे हैं। तो आज का जो बायस है उसका नाम है इंटेंशन टू ट्रीट एरर। एरर को ठीक करने का इंटेंशन, मन। आई इंटेंशन टू ट्रीट एरर। स्पीड डेमंस मेक द स्पीड ड्राइवर्स। दरवाजा बंद कर दो। You will find it hard to believe, but speed demons drive more safely than so-called careful drivers. आपको विश्वास नहीं होगा, मुश्किल होगा विश्वास करने में, लेकिन जो स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं वो लोग ज्यादा केयरफुली गाड़ियां चलाते हैं। Why? Well, consider this. इसको समझिए। The distance from Miami to West Palm Beach is around 75 मील। मियामी से वेस्ट पाम बीच तक का डिस्टेंस है 75 माइल्स। Drivers who cover the distance in an hour or less you will categorize as reckless driver. जो जल्दी उसको कवर कर लेगा आप उसको बोलेंगे reckless driver, मतलब बहुत केयरफुल नहीं। Because they are traveling at an average 75 miles per hour or more, क्योंकि आप स्पीड बहुत ज्यादा है। All others we put into the group of careful drivers. बाकियों को जो धीमे धीमे चलते हैं उनको हम careful drivers बोलेंगे। क्या हुआ राम जी? Which group experiences fewer accidents? किसको कम एक्सीडेंट्स होंगे? Without a doubt, it is the reckless drivers, क्योंकि वो जो कम जल्दी से पहुंच जाएंगे उनको कम एक्सीडेंट्स मिलेंगे। They all completed the journey in less than an hour. एक घंटे से अंदर अंदर में जर्नी कंप्लीट कर ली। So could not have been involved in any accidents. इसका मतलब वो एक्सीडेंट में नहीं फंसे तभी तो। This automatically puts all drivers who end up in accidents in the slower driver category. तो जो लोग एक्सीडेंट हो गया वो कौन सी कैटेगरी में आए? स्लो ड्राइवर कैटेगरी में आ गए। द एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट्स अ ट्रिचरस फैलेसी। इस एग्जाम्पल में एक बहुत धोखे वाला फैलेसी है, द सो कॉल्ड इंटेंशन टू ट्रीट एरर। उसका नाम है इंटेंशन टू ट्रीट एरर। एरर को कैसे ठीक करें। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो कैचियर टर्म फॉर दिस। इसके लिए भी कोई टर्म अभी तक इजाद नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह की लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए कोई शब्द ही नहीं निकले हैं। फिर से मैं उसको समझाता हूं। जो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं वो लोग तो पहुंच गए एक घंटे के अंदर अंदर, उसको आप बोलेंगे रेकलेस ड्राइवर, क्योंकि जल्दी चल पहुंच गए। और जो लोग जल्दी नहीं पहुंचे, जो लेट से पहुंचे, जिनको ज्यादा टाइम लगा, वो लोग सेफ ड्राइवर है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो आराम से गाड़ी चला के जा रहे हैं। लेकिन जिसका एक्सीडेंट हो गया वो चूंकि पहुंचे ही नहीं, तो किस में आएंगे? सेकंड वाली कैटेगरी में आएंगे। वो एक घंटे से ज्यादा समय में पहुंच रहे हैं, हो सकता है 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, वो कभी भी पहुंचेंगे। तो इसमें हमने उनको यहां सेकंड में डाल दिया, तो ये गलत है, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो चुका है। वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उसको डाल देते हैं सेकंड कैटेगरी में। तो आगे बढ़ते हैं। दिस माइट साउंड यू लाइक अ सर्वाइवरशिप बायस, बट इट इज डिफरेंट। ये आपको सर्वाइवरशिप बायस जैसा लगेगा, लेकिन ये अलग है। In the survivorship bias, you only see the survivors, not the failed projects or the cars involved in accidents. आप सर्वाइवरशिप बायस में किसको देखते हैं? खाली उन्हीं को जो सर्वाइव कर जाती हैं। जो सर्वाइव नहीं करती हैं उनको दिखते नहीं है।
फेल्ड प्रोजेक्ट्स हमको दिखते नहीं है. In the intention to treat error, the failed projects or cars with accidents show up promptly just in the wrong category. इसमें जो फेल्ड या लेट से जो पहुंच रहे हैं हमको दिखते तो हैं, लेकिन वो दूसरी कैटेगरी में दिखते हैं, फर्स्ट में नहीं दिखते. ठीक है, क्लियर? अ बैंकर शोड मी एन इंटरेस्टिंग स्टडी. एक बैंकर ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई. इट्स कंक्लूजन्स, उसके कंक्लूजन ये हैं, कंपनीज विद डेब्ट on their balance sheets are significantly more profitable than firms with no debt, equity only. बोलता है जो कंपनीज डेप्ट में होती हैं, जिनके बैलेंस शीट जानते हैं, प्रॉफिट लॉस, जो कमाई हो रही है, जो खर्चा हो रहा है, जो बचा, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट. तो जिनके बैलेंस शीट में डेब्ट होता है, डेब्ट मतलब उधार, वो ज्यादा प्रॉफिट बनाती है. आर शीट्स are significantly more profitable than firms with debt, no debt. और जो कंपनी उधार नहीं होती उनके डेब्ट बैलेंस शीट में, उनके कम प्रॉफिट होते हैं. कैसे? The banker vehemently insisted that every company should borrow at will and of course his bank is the best place to do it. बोलता है सारी कंपनियों को उधार लेना चाहिए, और चाहिए तो हमारे बैंक से उधार लेना चाहिए. क्यों? प्रॉफिट क्यों? बिकॉज जब आप उधार से आप कोई बिजनेस करते हो और उसमें अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो ज्यादा प्रॉफिट है. किस लिए? क्योंकि आपने अपना कुछ लगाया नहीं, किसी और के पैसे से लगाया. एनीवेज हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे. अब ये बैंकर बोलता है कि जो उधार से बैलेंस शीट में कमाते हैं कंपनियां, उनकी प्रॉफिट ज्यादा होती है, तो और हमारे यहां से लो. आई एग्जामिन द स्टडी मोर क्लोजली. मैंने इस स्टडी को और ध्यान से देखा. हाउ कुड दैट बी? कैसे हो सकता है? इंडीड from 1,000 randomly selected firms, those with large loans displayed high returns and not only on their equity but also on their total capital. Equity मतलब होता है कंपनी की वैल्यू, और टोटल कैपिटल मतलब उनके पास जो पूरा पैसा है. बोलता है मैंने 1000 कंपनी को देखा और सचमुच में देखा कि जिनके पास लोन था वो ज्यादा प्रॉफिट में थी, इक्विटी में भी और टोटल कैपिटल में भी. They were in every respect more successful than the independently financed firms. तो सही में जो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस थी, खुद से पैसा किसी ने लगाया था या किसी बंदे से लेकर लगाया था, बैंक से नहीं लिया, तो उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल थी. देन द पेनी ड्रॉप्ड. और उसके बाद क्या हुआ? पेनी गिर गया. अनप्रॉफिटेबल कंपनीज डोंट गेट कॉर्पोरेट लोन्स. जो प्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं होती उनको कॉर्पोरेट लोन्स नहीं मिलते. The firm that make up, thus they form a part of equity only group. वो लोग, अभी आगे बढ़ते हैं तब समझ में आएगा. The firm that make up this set have bigger cash cushion, they afloat longer and no matter how sickly they are remains part of the study. बैंक किसको लोन देता है, किन कंपनीज को लोन देता है? जिनके पास बड़े बड़े कैश होते हैं. इसीलिए उनका, चूंकि उनके पास ज्यादा बड़ा कैश है, उनको और बैंक से लोन मिलता है तो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये थर्ड ग्रुप आ गया. ऐसा नहीं कि इस कंपनी ने खाली लोन लेकर बिजनेस किया है, उनके पास ढेर सारा पैसा था और उनको बैंक से और लोन मिल गया. जैसे हमारी जान पहचान में एक ऐसे ही बंदे हैं, उन्होंने अपनी कंपनी चालू की और अपने जेब से 10 करोड़ रुपए लगाया और उसके बाद उन्होंने शेयर होल्डर्स को बुलाना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट्स लेना शुरू किया और तकरीबन 100 करोड़ रुपए उसमें लगाए. फिर अपने 10 करोड़ का उन्होंने निकाल लिए. अब 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उससे चल रहा है कंपनी. लेकिन उनको 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला क्यों? क्योंकि उनके पास अपना 10 करोड़ लगाया था. अगर आपके पास कोई पैसा ना हो और आप जाके बैंक से बोले हमको पैसा दीजिए, तो आपको नहीं देगी बैंक. तो यही वही कह रहा है कि इसके लिए इन कंपनीज का नाम आना चाहिए इक्विटी ग्रुप, मतलब इक्विटी ओनली ग्रुप. उनके पास अपना वैल्यू पहले से है. On the other side, firms that have borrowed a lot go bankrupt more quickly. और वहीं पर जो बार बार उधार लेती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, वो बैंकरप्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं. Once they cannot pay back the interest, the bank takes over and the companies are sold off. अगर वो लोग पैसा नहीं पे कर पाती बैंक का, तो बिक जाती हैं और बैंक अपना वसूल लेता है. The ones that remain in the debt group are relatively healthy. और जो बैंक का उधार पूरा देती रहती है, इसका मतलब उनके पास पैसा है, वो हेल्दी है. रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच डेप्ट दे
दे हैव अमास्ड इन देयर बैलेंस शीट, उनके पास छोटा डेब्ट है, उधार है, या बड़ा उधार है, अगर वो दे रही हैं इसका मतलब वो हेल्दी है। अगर वो नहीं देती तो क्या होता है, वो दिवालिया घोषित होकर के बैंक उसको बेच देता है और अपना वापस ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उधार वाली कंपनीज ज्यादा अच्छी होती हैं, इसका मतलब ये होता है जो दिवालिया होती है उनको निकाल दिया जाता है। समझिए, यही फर्स्ट में भी हुआ। जो कार्स के बारे में था, दो कैटेगरी बनाई हमने, एक फास्ट चलने वाले रेकलेस लोग और एक स्लो चलने वाले। लेकिन जो एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनका, उनको एक्चुअली होना चाहिए था फास्ट वाले में, क्योंकि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो फास्ट चले होंगे या कोई मिस्टेक की होगी या उनकी किस्मत खराब होगी किसी भी कारण से, लेकिन उनको डाल दिया जाता है स्लो वाले में। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है मेजरमेंट का वो टाइम है। ठीक है, अभी लेट्स कंप्लीट, थोड़ा और फिर क्लैरिटी आएगी। इफ यू आर थिंकिंग ओके गॉट इट, आपको लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, वॉच आउट, अभी रुकिए, आपको समझ में नहीं आया कुछ। द इंटेंशन टू ट्रीट एरर इज नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज, ये इतना आसान नहीं है समझना, पहचानना इतना आसान नहीं है। अ फिक्शनल एग्जाम्पल फ्रॉम मेडिसिन, अब हम आपको मेडिसिन की दुनिया से, दवाई की दुनिया से एक फिक्शनल एग्जाम्पल देते हैं। फिक्शनल मतलब इमेजिनरी। कंपनी हैज डेवलप्ड अ न्यू ड्रग टू फाइट हार्ट डिजीज, एक कंपनी ने नया दवाई बनाया है हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए। अ स्टडी प्रूव्स दैट इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस पेशेंट्स मोर्टेलिटी रेट, और एक स्टडी के हिसाब से उस दवाई से पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, मरना मरना। द डाटा स्पीक्स इटसेल्फ, डाटा देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। एमंग द पेशेंट्स हु हैव टेकन द ड्रग रेगुलरली द 5 years मोर्टेलिटी रेट इज 15%। जो 5 साल का मोर्टेलिटी रेट था 100% पहले था, वो कम होकर 15% हो गया है। मतलब बहुत कम लोग मर रहे हैं उस दवाई को खाने के बाद। फ्रॉम दोज हु हैव स्वॉलोड प्लासिबो पिल्स, और जिन्होंने प्लासिबो पिल्स लिया है, प्लासिबो मतलब नकली, जैसे लोग ऐसे दे देते हैं ना दवाई, मीठी गोली बनाकर देते हैं लोग, खाओ, उसको बोलते हैं प्लासिबो, जो खाली साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए होता है। तो जिन्होंने प्लासिबो दवाई ली है, इट इज अबाउट द सेम, उनका भी 15% हुआ है। इंडिकेटिंग दैट पिल्स डजंट वर्क, मतलब उनका तो 100% है और इसका 15% है, इसका मतलब प्लासिबो काम नहीं कर रही है। However, this is crucial. The mortality rate of patients who have taken the drugs at regular interval is 30%, twice as high. सॉरी, इरेगुलर इंटरवल। और वहीं पर जिन्होंने भी नई दवाई इरेगुलर तरीके से खाया है, उनकी 30% मोर्टेलिटी रेट है। रेगुलर खाया तो 15%, इरेगुलर तरीके से खाया तो 30%, ट्वाइस एज हाई, डबल मोर्टेलिटी रेट है। अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर इनटेक, सो द पिल इज कंप्लीट सक्सेस, तो इस हिसाब से तो पिल सही में सक्सेसफुल है। और इज इट, या नहीं? हियर इज अ स्नैग, इसमें पकड़ने वाली चीज है। द पिल इज प्रोबेबली नॉट द डिसिसिव फैक्टर, शायद पिल का फैक्टर नहीं है, रादर इट इज द पेशेंट्स बिहेवियर, क्योंकि जो बंदा, पेशेंट का बिहेवियर ऐसा है कि वो बच रहा है। इसको आगे समझिए। परहैप्स पेशेंट डिसकंटिन्यूड द पिल फॉलोइंग सिवियर साइड इफेक्ट एंड सो लैंडेड इन द इरेगुलर इनटेक कैटेगरी। कोई बंदे को उस दवाई का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया तो उसने बंद कर दिया, कुछ दिन बाद फिर चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया। तो ये दवाई की गलती है कि उस पेशेंट की गलती है, अभी हम जानते नहीं, लेकिन हमने तो ये निकाल लिया एरर कि पेशेंट की गलती है, इरेगुलर तरीके से खाया तो। मे बी दे वर सो इल दैट देयर वाज नो वे टू कंटिन्यू ऑन द रेगुलर बेसिस, या वो हो सकता है इतने बीमार हो गए थे कि दवाई खा ही नहीं पाए रेगुलर बेसिस पे, मुंह में बहुत बार दवाई डाल ही नहीं पाते आप। ईदर वे ओनली रिलेटिवली हेल्दी पेशेंट्स रिमेन इन द रेगुलर ग्रुप, तो दवाई खाने वाले जो ग्रुप है उसमें खाली वही पेशेंट्स आते हैं जो रिलेटिवली हेल्दी है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। विच मेक्स द ड्रग लुक अ लॉट मोर इफेक्टिव देन इट रियली इज, इसी की वजह से ड्रग जो है ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देती है जितनी है उससे ज्यादा। द रियली सिक पेशेंट्स who for the very reason couldn't take the drug on a regular basis ended up populating the irregular intake group, और जो बहुत ही ज्यादा बीमार थे, जिनके ऊपर ड्रग ज्यादा काम करना चाहिए था, उनकी जान बचानी चाहिए थी, वो बेचारे इस ग्रुप में आए नहीं, क्योंकि वो तो इरेगुलर वाले ग्रुप में चले गए। अगर दवाई ज्यादा इफेक्टिव होती तो उनको भी उतना ही बचाना चाहिए, इरेगुलर को भी। इन रेप्यूटेबल स्टडीज, एक रेप्यूटेबल स्टडीज थी, मतलब बहुत नाम चीन वाली स्टडीज हुई थी,
Medical researchers evaluate the data of all patients whom they originally intend to treat. उन्होंने सारे पेशेंट जिनको ठीक करना चाहते थे उनका डाटा लिया. It doesn't matter if they take part in the trial or drop out. इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि ड्रॉप आउट थे या ट्रायल का पार्ट थे. ड्रॉप आउट मतलब उस हिस्सा थे कि नहीं उस स्टडी का. अनफॉर्चुनेटली मेनी स्टडीज फ्लाउट दिस रूल. और बहुत सी जो ये रूल वो लोग फ्लाउट इसको हटा देते हैं. Whether this is intentional or accidental remains to be seen. ये लोग जानबूझ के करते हैं कि अनजाने में करते हैं अभी भी हमको पता नहीं. Therefore, be on your guard. Always check whether the test subjects, drivers who end up in accident, bankrupt companies, critically ill patients have, for whatever reasons, vanished from the sample. आपके सैंपल में से जो लोग गायब हो गए हैं उसके लिए उनको सेकंड ग्रुप में मत डालिए. उसके लिए आप जानिए कि क्यों निकला है वो. If so, you should file the study where it belongs, in the trash can. और अगर ऐसा है तो उस स्टडी को आप ट्रैश कैन में फेंक दीजिए. वो किसी काम की स्टडी नहीं. मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं. ठीक है, जो मुझे समझ में आया. थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी, समझ में नहीं आया था. इंटेंशन टू ट्रीट एरर. जब हमारे यहां कोई एरर होता है ना, कोई मिस्टेक होती है, तो हम उसको झाड़ देते हैं. अरे यार छोड़ो. और जो बचा रहता है हमारे पास रिजल्ट, उसको हम साफ सुथरे तरीके से उसमें से अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये है कि हम जानना चाहते हैं कि कोई रोड या कोई ड्राइवर कितना सेफ है. तो हमने ये क्राइटेरिया निकाला कि अगर ये डिस्टेंस यहां से लेकर लखनऊ तक का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, तो जो 1 या सवा घंटे में पहुंचता है वो बहुत बेकार ड्राइवर है. भाई इतनी जल्दी चला रहा है गाड़ी, इसका मतलब बेकार ही ड्राइवर है. और जो आदमी 3 घंटे का टाइम है पहुंचने का, 1 घंटे से ऊपर जो आदमी जा रहा है, लेट से पहुंच रहा है, इसका मतलब वो ठीक ठाक ड्राइवर है. 2 हो गए, 2 ग्रुप हो गए. अच्छा, तो जो जल्दी पहुंच गए वो तो रैश ड्राइवर हो गए. जो लेट से पहुंचे वो सेकंड ग्रुप में आ गए. लेकिन हम जानना चाहते हैं सेफ्टी के बारे में. तो एक्सीडेंट्स वाला ग्रुप कहां आना चाहिए, फर्स्ट में कि सेकंड में? नहीं आना चाहिए, इन दोनों में नहीं आना चाहिए. लेकिन अगर दोनों में नहीं डाला, कहीं हटा दिया, तो आपकी स्टडी बेकार है, क्योंकि वही तो हम चेक कर रहे हैं. तो अपने एरर्स को बहुत बारीकी से स्टडी करिएगा. ये कह रहा है, ये तो स्टडीज के फॉर्म में कह रहा है, लेकिन हम अपने माइंड में भी ऐसा करते हैं. बहुत बार जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं, हम उसको छोड़ देते हैं. उसके तो फिर जो भी हम चीज समझना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है अगर हम अपने एरर्स को बहुत बारीकी से, ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करते हैं. बिकॉज ये बेसिकली वहां काम आएगा जहां पर भी हम कोई स्टडी कर रहे हैं, जहां पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, हमने कोई पर्टिकुलर मेथड अपनाया. एक मेथड से किसी को तो, कुछ लोगों को तो असर पड़ रहा है और कुछ लोगों को असर नहीं पड़ रहा है, 2 ग्रुप. लेकिन किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो हम उसको डाटा में डाला ही नहीं. ऐसा बहुत बार होता है. एक क्रिया होती है, रविशंकर जी के यहां कराते हैं, उसका नाम है सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग में. उसमें ऐसे सांस लेना होता है, सोहम टाइप. उससे बहुत फायदा होता है लोगों को, और कुछ लोगों को फायदा नहीं होता. ये 2 ग्रुप है. लेकिन एक और थर्ड ग्रुप है जिसका कोई जिक्र नहीं होता, और वो है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स. वो अगर सोहम सोहम करते हैं, खूब जोर जोर से कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत बार स्ट्रोक भी हो जाता है, मर जाते हैं पेशेंट, या लकवा मार जाता है ब्रेन में. तो इस ग्रुप को तो हटा ही देते हैं, इसके बारे में जिक्र नहीं करते. तो एरर्स को ट्रीट करने का इंटेंशन, ऐसा ट्रीट मत करिए कि वो एरर है, कुछ नहीं है यार, वो ऐसे ही है ना. उसको बहुत बारीकी से एक थर्ड कैटेगरी में बनाकर रखिए, तभी आपकी जो भी स्टडी कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, जस्ट डोंट ब्रश अप. जैसे उसने कहा सेकंड वाले ग्रुप में कि जिन कंपनी के बैलेंस शीट में लोन है वो बहुत अच्छी, बहुत प्रॉफिट करती हैं. इसका क्या मतलब हुआ? 2 तरह की कंपनियां हैं. एक तो बेचारी कम प्रॉफिट करने वाली, वो लोन लेती नहीं है. एक जो बहुत प्रॉफिट कर रही हैं, लोन ले रही हैं. थर्ड ग्रुप एक और है, जिन्होंने लोन लिया था,
दिवालिया हो गई तो है ही नहीं कहीं, वो एरर के फॉर्म में निकाल दिया बैंक वालों ने। और यही चीज यहां पर भी हुआ दवाई वाले में। नई दवाई आई, एक तो पेशेंट ठीक हुआ, एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, और थर्ड जो इरेगुलर पेशेंट था, जो थोड़ा कम ठीक हुआ, उसको हमने एरर मान लिया, तो हमारा स्टडी बेकार है। It is going to be used when we are a bigger group, when we are doing a study on maybe companies. अच्छाई और बुराई, और थर्ड क्या, जो चीज एरर के फॉर्म में आ रही है, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको खाली ब्रश अप नहीं कर देना है। कोई भी चीज में अगर हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको हमको एज इट इज रखना है कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। अगर मेरा बच्चा अच्छा है तो एक चीज है, गलत काम कर रहा है तो दूसरा चीज है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर थर्ड कोई काम कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम ब्रश अप करके फेंक ना दें। यू शुड कीप इट, then only it will be valid, your study will be valid, otherwise no.